फुटबॉल के जादूगर पेले हुआ करते थे, अपने ज़माने में बड़े मशहूर फुटबॉलर हुआ करते थे। जब वो रिटायर हुए तो वो हमेशा सरकारी स्कूलों में, मतलब अपने देश के सरकारी स्कूलों में जाया करते थे और किशोरों को फुटबॉल के गुर सिखाया करते थे। वो एक बात कहते थे कि मैं अब रिटायर हो गया, या मैं एक वो फूल हूं जो जल्दी कहीं ना कहीं खुशबू देना छोड़ दूंगा, मेरे बाद या अब जो ज़माना है जादूगर का, फुटबॉल के जादूगर बनने का, वो इन किशोरों को है। ये है वो नौजवान जो वर्तमान में दिल्ली में जादू की बागडोर संभाल रहा है। हमारे अशोक खरबंदा साहब 90 से 2000 के दशक तक जादूगरों की दुनिया में छाए रहे, लेकिन अब जो नया जमाना है, ये राहुल खरबंदा जी, ये सुंदर स्मार्ट फिल्म स्टार जैसा जो आप नौजवान देख रहे हैं, ये जादू की दुनिया। राहुल जी, जादू ही क्यों? कोई बैंकिंग नौकरी या कोई फिल्म लाइन या कुछ भी हो सकता था, कोई बिजनेस या कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग, जादू ही क्यों? जादू से वैसे तो मेरा परिचय बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। जो मैं देख रहा था जादू इनको करते हुए, इन्होंने काफ़ी एज अ हॉबी, इन्होंने इधर उधर शोज़ काफ़ी परफॉर्म करे अपनी स्टेट बैंक की सर्विस के साथ। तो मैं बचपन से ही जादू के प्रॉप्स इनके साथ शो में भी जाया करता था, इनके प्रॉप्स उठाता था, इनकी लाइट्स वगैरह, साउंड वगैरह मैं मैनेज किया करता था, असिस्ट भी किया करता था इन्हें। जी। तो मैजिक तो मैं देख ही रहा था बचपन से, उन्हें उसे प्रॉप्स को मैं ऑपरेट भी कर ही लेता था। तो वहाँ से इंट्रोडक्शन तो मेरी मैजिक की तरफ हो गई थी। बट ऑनेस्टली मेरा ऐसा कोई झुकाव मैजिशियन बनने का या मैजिक की तरफ प्रोफेशनली कभी आया नहीं। अच्छा। इवन स्कूल में भी मैंने कभी उसे इस तरह मैंने कभी एक्सपोज नहीं करा उसे टू द वर्ल्ड कि मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने जब भी किया वो एक बंद कमरे में ही किया। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था, जब 12th 11 में स्कूल जाते थे तो बच्चे कहते थे कि तुम भी आबरा का डाबरा दिखाओ। बोलते थे, बट उस समय देखिए क्या होता है, हर चीज़ का एक दौर होता है जी। अब अगर हम बात कर रहे हैं आज से राजा महाराजा के टाइम के जादू की, उस टाइम का जो दौर था मैजिक का वो अलग था जी। और फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि स्टैंडर्ड्स बढ़ने में हर एक समय लगता है, डेकेड, अगले डेकेड में फिर उसे एक मान्यता मिली, स्ट्रीट मैजिक हुआ, फिर उसके बाद एक मान्यता मिली जब पीसी सरकार साहब या गोगिया पाशा साहब ने अपने शोज लगाने शुरू करे, फिर मैजिक की एक लेवल और बढ़ा और एक और मान्यता मिली, फिर हुडनी लेवल आया, फिर वहाँ से एक हमें इंटरनेशनल मैजिशियंस की तरफ, हालांकि तब ग्लोबलाइजेशन इंटरनेट नहीं था, बट फिर भी हुडनी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ, तो वहाँ से एक और लेवल मैजिक का बढ़ा। बट जब मैं स्कूल में था तो मैजिक गवर्नमेंट का है, उसके फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रही, तो उन्होंने हमारे को एक जस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी उससे कि वहाँ पे भी कॉमनवेल्थ गेम की सेलिब्रेशन हुई थी, तो वहाँ उन्होंने हमारे शोज़ रखे सीसीआरटी में कॉमनवेल्थ गेम के दौरान। हालांकि वो उतने बड़े स्केल पे नहीं था जो प्रपोजल हमारा इनिशियली हमने जो प्रेजेंट किया था, इतना बड़ा स्केल नहीं था वो। तो फिर सीसीआरटी के बाद हमने 2010 में हमें INA जो दिल्ली हाट है उनके मैनेजर साहब ने अप्रोच करा कि ये कॉन्सेप्ट आपका हम अब अगले साल इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं बड़ी तरह। तो मगर अथॉरिटीज़ को ना, क्योंकि ये नई चीज़ है, देखिए कोई भी नई चीज़ होती है हर जना रिलक्टेंट होता है, थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आज तक कभी किसी ने कुछ इतना बड़ा प्रेजेंट नहीं किया था। तो हमने उन्हें ये कहा कि आप हमारे को सिर्फ वहाँ पर जगह दीजिए, स्टेज दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए, हम आपको अपने ही सब ऑर्गेनाइज करके हम आपको एक डमी करके दिखाते हैं कि ये ऐसा दिखेगा। हमने उन्हें डमी शो करके दिखाया जिसमें पब्लिक आई, उसका नाम हमने रखा था मैजिक समर मेला। अच्छा। वो बहुत हिट हुआ। कहाँ हुआ था? दिल्ली हाट INA। अच्छा। तो वो बहुत ही हिट गया। टूरिज्म के लगभग बड़े ऑफिसर उस समय उन्होंने वो देखने नहीं आए, क्योंकि देखिए वो एक ट्रायल था। अच्छा। उनके लिए ट्रायल था, बट जो रिपोर्ट उनको गई, अच्छा, वो बहुत सक्सेसफुल रिपोर्ट थी। उन्होंने हर तरफ से सुना कि ये, हमने फोटोग्राफ्स और बाद में आफ्टर रिपोर्ट भी गई, लोगों से उनके पास पहुंचा कि ये जो फेस्टिवल हुआ था ये बहुत ही बढ़िया हुआ था। तो फिर उन्होंने हमें बुलाया, मीटिंग हुई, और 2011 में हमारा जो ब्रेन चाइल्ड था मैजिक फेस्टिवल, दिल्ली टूरिज्म का नाम उसके साथ जुड़ा, दिल्ली टूरिज्म मैजिक फेस्टिवल, और हमने वो पहली बार 2011 में दिल्ली हाट पीतमपुरा में हमारे साथ उन्होंने एसोसिएट हुए और हमने वहाँ पे पहली बार करा। फिर भी वो रिलक्टेंट थे। हमने कहा कि हम इतना बड़ा प्रेजेंट करेंगे। फिर हमने कहा हम फॉरेन से भी आर्टिस्ट बुलाएंगे, क्योंकि हमारे सारा सर्कल हमारा वर्ल्ड ओवर था ही। तो हमने फ्रेंच आर्टिस्ट, हमने फीमेल फ्रेंच आर्टिस्ट को हमने इन्वाइट करा। तो फिर भी वो थोड़ा सा बजट को लेकर रिलक्टेंट थे कि पहले था उनका 6th ईयर सेलिब्रेशन और 5th ईयर सेलिब्रेशन सॉरी। तो उस टाइम फिर उन्होंने, और ख़ास बात ये थी कि उस टाइम मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था, और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करी, जो उस टाइम मुझे 1 से 1.5 घंटे में जो पेमेंट मिली वहाँ से, वो मेरी इंटर्नशिप की 2.5 महीने की पेमेंट थी। तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। इसमें जो एक मुझे लगता था कि
कि अब कॉर्पोरेट के आने से ये जो पहला शो था उसका रोमांच और उसका करंट दर्शकों के साथ बांटिए, कैसा होता वो प्रोग्राम, किस तरीके से? मुझे यकीन है कि आपको आज भी याद देखिए मैं साफ बताऊंगा कि ऐसा जैसे हर आर्टिस्ट आर्ट के साथ होता है, गलतियां तो आज भी होती हैं हमसे। अच्छा। मगर शुरू के टाइम जो पहली बार प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रखना, इतने सारे दर्शकों को फेस करना, आपने घर में जितनी मर्जी बार किया हो, शीशे के सामने थाउजेंड्स ऑफ बार किया हो प्रैक्टिस, पर जब पहला आपका शुरुआत तब होती है जब आपने पहली बार ऑडियंस किया, मतलब कुर्सी पे बैठे हुए हजारों लोगों की भीड़ के सामने थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। देखिए मैं कहूँगा कि कोई भी आर्ट हो, आपने अकेले में जितनी मर्जी हजारों बार करी हो, लाखों बार करी हो, मगर उसकी शुरुआत, असल शुरुआत तब होती है जब आपने भीड़ के सामने, ऑडियंस के सामने, वहाँ से वो शुरुआत है। अच्छा। उसे वो पहला स्टेप ही कहेंगे, चाहे पहली मेरी जैसी प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पहुँचना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, वहाँ के हालात क्या हैं। मैं घर में जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं फ्रंट एंगल शीशे के सामने कर रहा हूँ, अब वहाँ पे लोग इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, और कहीं से कोई भी कमेंट कर सकता है। तो वो चीज़ आपको भूल के आपको फोकस जो है अपना, वो फोकस और जो डेडिकेशन है वो आपने उस दौरान अपने आर्ट पर ही रखनी है। ये कंट्रोल जिसे कहते हैं, या एक तजुर्बे के साथ आप सीखते हैं कि ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है। तो मेरे पहले शो में जैसा मैं बता रहा था, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई। अच्छा। जो मुझे आज भी याद है। जैसे मैंने कबूतर निकाला था तो वो उड़ गया था और कंट्रोल नहीं कर पाया उसे मैं, जब मैंने उसे प्रोड्यूस करा, बाहर निकाला, उसे अपीयर करा तो वो उड़ गया था, कंट्रोल नहीं कर पाया। और आज सामने से ऑडियंस भी बोलने लग गई कि ये तो ऐसे हुआ, ये तो ऐसे हुआ। तो ये जर्नी में बढ़ा, और कॉर्पोरेट्स, मेरा फोकस हमेशा से ये था कि मैं कॉर्पोरेट्स के, तो हमने बात करी आपके पहले शो के सबसे कामयाब शो के बारे में बताइए। देखिए वो तो लकीली मैं कहूँगा अब तो बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसी जो कामयाब शो, एक दो में से, मतलब 10 में से कोई एक बताइए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बाकी जो हमने दिल्ली टूरिज्म के साथ जो हमने मैजिक फेस्टिवल्स करे थे, वहाँ पे हमारा फिनोमिनल रिस्पांस था। अच्छा। जब हम जो नए नए एड्स हमने किए वहाँ पे, चाहे वो इल्यूजन्स रही हो, ग्रैंड इल्यूजन्स रही हो, या कंजोरिंग मैजिक रहा हो, स्टेज रहा हो, क्लोजअप रहा हो, उसमें बहुत ही फिनोमिनल रिस्पॉन्सेज। बाकी कॉर्पोरेट्स में मैं और मेरी फैमिली वाले आप लोगों का शो लंबे सालों से दिल्ली हाट पीतमपुरा में देखने के लिए जाते रहे। कोई दिल्ली हाट वाला किस्सा बताए। आप भी वहाँ पे हुआ करते थे ना? जी। मैं दिल्ली हाट का किस्सा बताता हूँ, वो शुरू कैसे हुआ सारा फेस्टिवल। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में होनी थी। अच्छा। दिल्ली में। जी। तो हमें लगा, उस टाइम हमने न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू करे, ये बात 2009 एंड की है। हाँ, जब इसकी हाइप बन चुकी थी कॉमनवेल्थ गेम की, कि 2010 में कॉमनवेल्थ, 2010 का 11 शुरू में हुआ था कि 10 एंड में हुआ था? 10 एंड में हुए थे शायद, ऐसा कुछ था, सितंबर अक्टूबर में हुए थे शायद। मगर 2009 से हाइप बननी शुरू हो गई कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए बहुत तैयारियां हो रही हैं, दिल्ली सरकार बहुत तैयारियां कर रही है और हर तरह की कला को साथ जोड़ा जा रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी कि हम मैजिक में आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में हम जुड़ के मैजिक के कॉन्सेप्ट को मैजिक फेस्टिवल की तरह हम जो हमारे गेस्ट आएंगे बाहर से या जो पब्लिक आएगी उनको हम एक मैजिक फेस्टिवल की तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारी संस्था। बहुत बढ़िया। तो उन्हें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मगर उन्होंने ये हमें रिप्लाई दिया कि आप थोड़ा लेट हो गए हो, हम इसे अब एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा उन्हें। तो फिर उन्होंने कहा हम इसे आगे के लिए कभी देखेंगे। ठीक है। तो फिर 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हो गई, फिर हमें दिल्ली हाट INA ने शो भी तो मिला था, याद नहीं है, गवर्नमेंट का है, उसके फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रही। तो उन्होंने हमारे को एक जस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी उससे, कि वहाँ पे भी कॉमनवेल्थ गेम की सेलिब्रेशन हुई थी, तो वहाँ उन्होंने हमारे शोज रखे CCRT में कॉमनवेल्थ गेम के दौरान। हालांकि वो उतने बड़े स्केल पे नहीं था जो प्रपोजल हमारा इनिशियली हमने जो प्रेजेंट किया था, इतना बड़ा स्केल नहीं था वो। तो फिर CCRT के बाद हमने 2010 में हमें INA जो दिल्ली हाट है उनके मैनेजर साहब ने अप्रोच करा कि ये कॉन्सेप्ट आपका हम अब अगले साल इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं बड़ी तरह। तो मगर अथॉरिटीज़ को ना, क्योंकि ये नई चीज़ है, देखिए कोई भी नई चीज़ होती है हर जना रिलक्टेंट होता है, थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आज तक कभी किसी ने कुछ इतना बड़ा प्रेजेंट नहीं किया था। तो हमने उन्हें ये कहा कि आप हमारे को सिर्फ वहाँ पे जगह दीजिए, स्टेज दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए, हम आपको अपने ही सब ऑर्गेनाइज करके हम आपको एक डमी करके दिखाते हैं कि ये ऐसा दिखेगा। हमने उन्हें डमी शो करके दिखाया जिसमें पब्लिक आई, उसका नाम हमने रखा था मैजिक समर मेला। अच्छा। वो बहुत हिट हुआ। कहाँ हुआ था? दिल्ली हाट INA। अच्छा। तो वो बहुत ही हिट गया। टूरिज्म के लगभग बड़े ऑफिसर उस समय उन्होंने वो देखने नहीं आए, क्योंकि देखिए वो एक ट्रायल था। अच्छा। उनके लिए ट्रायल था, बट जो रिपोर्ट उनको गई, अच्छा, वो बहुत सक्सेसफुल रिपोर्ट थी। उन्होंने हर तरफ से सुना कि ये, हमने फोटोग्राफ्स और बाद में आफ्टर रिपोर्ट भी गई लोगों से, उनके पास पहुंचा कि ये जो फेस्टिवल हुआ था ये बहुत ही बढ़िया हुआ था।
तो फिर उन्होंने हमें बुलाया, मीटिंग हुई, और 2011 में हमारा जो ब्रेन चाइल्ड था मैजिक फेस्टिवल, दिल्ली टूरिज्म का नाम उसके साथ जुड़ा, दिल्ली टूरिज्म मैजिक फेस्टिवल, और हमने वो पहली बार 2011 में दिल्ली हाट पीतमपुरा में हमारे साथ उन्होंने एसोसिएट हुए और हमने वहाँ पे पहली बार करा। फिर उनको फिर भी वो रिलक्टेंट थे, हमने कहा कि हम इतना बड़ा प्रेजेंट करेंगे। फिर हमने कहा हम फ़ॉरेन से भी आर्टिस्ट बुलाएंगे, क्योंकि हमारे सारा सर्कल हमारा वर्ल्ड ओवर था ही। तो हमने फ्रेंच आर्टिस्ट, एक हमने फीमेल फ्रेंच आर्टिस्ट को हमने इन्वाइट करा। तो फिर भी वो थोड़ा सा बजट को लेकर रिलक्टेंट थे कि शीला दीक्षित जी आई, उन्होंने इनॉग्रेट करा। हमने इनॉग्रेशन पे भी हर बार हमने एक स्पेशल मैजिक उनके लिए हमेशा किया। तो जब उन्होंने उस इंटरनेशनल परफॉर्मर का और हमारे इंडियन परफॉर्मर्स का ये कॉन्सेप्ट देखा, उन्होंने पर्सनली इन्हें बुला के, खरबंदा मेरे फादर साहब को इन्होंने पर्सनली बुला के बोला कि ये चीज़ बहुत ही, और उसी समय उन्होंने दिल्ली टूरिज्म की अथॉरिटीज़ को भी बुलाया, दोनों को साथ में बुलाया, और ये बोला कि ये एक ऐसी ही चीज़ है जो हमने दिल्ली ने कभी नहीं देखी थी, ये अब रेगुलर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्या सम्मान भी करा। तो वहाँ से उन्होंने उसको रिकग्निशन मिली मैजिक फेस्टिवल को 2011। फिर वो कंटिन्यूस हुआ और हर साल बढ़ा। तो 2014 तक पहुँचते तो वो बहुत ही बड़ा हो गया था। तो ये था कि एक ट्रायल एक हुआ था, जो एक हम हमेशा से कॉन्फिडेंट थे कि ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। हम तो आज भी कहते हैं कि अगर इनफैक्ट 2014 में गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे फिलहाल तो विराम ही लगा हुआ है, हम उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं, मगर हमने अपने एंड पे हार नहीं मानी। उसके बाद भी हमने अपने कॉन्फ्रेंसेस फेस्टिवल्स हम लगातार कर रहे हैं। हमने हर 2 साल में हम एक बहुत बड़ा कन्वेंशन और एक फेस्टिवल करते हैं, जिसमें कि म्यूजिशियंस आते हैं वर्ल्ड ओवर से। हम मैजिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, प्रमोट हम पूरा मैजिक को कर रहे हैं। और फिर हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने पीछे, इटली के म्यूजिशियंस का एक रिकॉर्ड था जो सारे उनके नाम था, वो तोड़ के हमने उसे अब इंडियन म्यूजिशियंस के नाम और हमारे नाम है वो, तो हमने वो भी ऐसे अटैम्प्ट भी हमने किए हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स हमारे चल रहे हैं। तो हम अभी अच्छा राहुल जी, एक आधुनिक सवाल पूछना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ज़्यादा से ज़्यादा 8-60 साल तक होंगे, स्कूल में बच्चों में वो कंपटीशन हुआ था, वो क्या कहते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता। उसमें पूछा जा रहा था कि जादू कला या सर्कस कला का कितना दुष्प्रभाव पड़ा है मोबाइल युग आने से। कुछ बच्चों ने कहा कि जी मोबाइल युग आने से सर्कस कला और जादू कला लुप्त होती जा रही, लोग ज़्यादातर मोबाइलों में घुसे पड़े। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, मोबाइल आ जाने की वजह से तो उनको और बढ़ावा मिल रहा है। जो पहले जादू कला सिर्फ एक कमरे में या एक भवन में रहती थी, अब इस मोबाइल के द्वारा वो हर घर तक पहुंच सकती है। आप क्या मानते हैं, मोबाइल युग आ जाने से कितना जादू कला के ऊपर प्रभाव पड़ा या दुष्प्रभाव पड़ा है? देखिए, हर चीज़ की 2 साइड्स होती हैं जी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जी जी जी। चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसकी भी एक पॉजिटिव साइड है और साथ ही एक नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि जैसा आपने भी बताया कि एक्सपोजर, जो चीज़ पहले कुछ मुट्ठी भर लोग देख रहे थे, मतलब मालवणकर भवन में 3000 दर्शक जाएंगे तो बस वहीं रहेंगे। या उसके एक अपने, देखिए लाइव शो का अपना ही मज़ा है। और उसके अब वीडियो में मैं तो ये कहूँगा, जितना भी मैंने अभी तक इतना एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो मूवीज़ भी, बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा है मैंने, या मैंने साथ करी हैं, तो वीडियो पे ना विश्वास इतना मैं तो नहीं करता जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूँ, क्योंकि लाइव चीज़ जो है वीडियो में एडिटिंग हो सकती है। अच्छा। या उसमें शूट करते हुए बहुत सारे देर आर मैनी वेज टू मैनिपुलेट, जैसे हम मैनिपुलेट बोलेंगे, मैनिपुलेट इज़ द वर्ड। कोई भी आर्ट को मैनिपुलेट करा जा सकता है वीडियो में, उसे अच्छा भी किया जा सकता है और उसे बुरा भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए वीडियो की एक लिमिटेशन है, हम उसे देख के उसको एनकरेज तो कर सकते हैं, मतलब आंखों से असली जादू देखने का जो मजा वो किसी भी हाल में मोबाइल की एक स्क्रीन नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। जो आप कबूतर उड़ाओगे टोपी से निकाल के, वो मोबाइल में देखो वो मजा नहीं आता। आप जो एक्ट आपने भी वीडियो, अगर आपने कोई फोन में देखा आपने, सेम वीडियो सेम एक्ट अगर आप अपने सामने लाइव देखेंगे तो आपको अलग भी लगेगा, आपको मजा भी आएगा और आपको भी लगेगा ही नहीं कि ये मैंने पहले देखा। तो वो जो फील, जो फ्रेशनेस की, जो लाइव की जो फील है वो अलग है। अब उसकी नेगेटिव साइड की बात करते हैं। मोबाइल से ये भी हुआ कि सीक्रेट्स भी बहुत खुलने लगे हैं मैजिक के। तो उसमें अब हर जना, देखिए ह्यूमन ब्रेन है, हर जने का अपना अपना थॉट है, लॉजिक ढूंढता है, हर जना अपना अपना लॉजिक देता है। अब अनफॉर्चुनेटली आज सोशल मीडिया के युग में हर जना ज्ञानी है, उनको लगता है कि जो हमें पता है ना वही पता है। तो उससे ये होता है कि अब वो उस वीडियो को इतना मार्केट कर दिया जाता है कि अगर 3 बार कोई झूठ बोले तो वो सच बन जाता है। वो वाली बात है। तो अब किसी को चाहे वो झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो कि ये मैजिक ऐसे होता है, वो इतनी बार बोल देता है कि लोगों को लगता है यार ये ऐसे ही होता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। और अगर वो सच भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि कई लोग लॉजिक पकड़ भी लेते हैं, मगर फिर भी मैजिक की ब्यूटी ये है कि हर एक आर्ट को, हर एक एक्ट को करने के मल्टीपल तरीके हैं। अगर एक आइडिया एक्सपोज हो जाता है या फिर एक किसी को पता लग जाता है,
यकीन मानिए, अगर आपको किसी मैजिक का सीक्रेट पता है, अगर वो मैजिक मैं आपको लाइव दिखाऊंगा फिर भी आपको मज़ा आएगा, आप फिर भी नहीं पकती है, वो एक अपना पर्सनल टच है। सीक्रेट जानना और बात है। देयर इज एक बड़ी मशहूर कहावत है, इट्स डिफरेंट अबाउट नोइंग अ पाथ एंड वॉकिंग अ पाथ। आप कोई चीज़ की जानकारी रखते हैं वो बात और है, बट जब आप उसे एक्चुअली आजमाते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ये एक पुरानी कहानी हुआ करती थी, कॉमिक्स हुआ करती थी जादूगर मैंड्रेक की। उसका एक परमानेंट डायलॉग होता था कि जादूगर और जासूस अपना सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताते। मोबाइल युग जा जाने के बाद लगता है कुछ और फेरबदल होते जा रहा है। फिल्मों में आपने सुना है कि आपने काम किया, अतरंगी रे फिल्म के अंदर भी किया। दर्शकों में बता दूं कि जो सुल्तान फिल्म है सलमान खान की, उसके अंदर जगदीश कालीरमन जो दिल्ली के एक मशहूर पहलवान है, उन्होंने ही सलमान खान को उसके गुर सिखाए थे और उसमें जो 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 कुश्ती के दांव पेश थे उसी तरीके से अक्षय कुमार की एक फिल्म अतरंगी रे जिसमें वो जादूगर बने हैं, तो उसके भी कहते हैं कि टेक्निकल पॉइंट से हमारे राहुल खरबंदा जी दिल्ली वाले नहीं सुनाए थे। उसके कुछ अनुभव बताइए। अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत उनके साथ, अक्षय जी के साथ, अक्षय कुमार के साथ मैं रहा वहाँ, और उनकी फ़िटनेस जो है वो बहुत इंस्पायरिंग है। इस एज में भी जितना वो काम कर लेते हैं और जिस एनर्जी के साथ करते हैं वो बहुत बहुत इंस्पायरिंग है हर एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी फील्ड से हो। तो बिकॉज मैं हमेशा फ़िटनेस को एक टॉप प्रायोरिटी मानता हूँ लाइफ में, क्योंकि अगर आप फिट हैं, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, तभी हर चीज़ उसके बाद है, चाहे वो आर्ट हो या आपकी लाइफ हो या आपका प्रोफेशन हो। तो वो चीज़ अक्षय कुमार ने एक उस पर स्टैम्प लगा के, उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ फिटनेस कितनी ज़रूरी है लाइफ में। तो खैर अब मूवी पे आता हूँ। तो उन्होंने एक जादूगर का रोल प्ले किया था उस मूवी में, अतरंगी रे में, सज्जाद अली उसका नाम था। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे मैजिक करे, और ये शुरुआत ऐसे हुई कि बहुत सारे डायरेक्टर साहब जो आनंद एल राय साहब हैं, तो वो बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर साहब हैं। तो उनसे हमारी कई सेशंस हुए, सेटिंग्स हुई। उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मूवी में कि जो मैजिक हो उसमें, जो उनके 3-4 मेजर शॉट्स थे, एक उनका स्टेज का एक्ट था और काफ़ी उसे हमने मैक्सिमम लार्जर दैन लाइफ बनाने की कोशिश करी। उसमें कुछ चीज़ें भी हवा में उड़ी, उन्हें कबूतर बहुत सारे निकाले थे, और उसमें लाइट्स के एक्ट थे, फायर थी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने पहले से हमारे को सेटिंग में क्लैरिफाई किया था कि किस सीन में क्या चाहते हैं वो। तो ही वॉज़ वेरी क्लियर इन हिज अप्रोच कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए। मगर ये था कि हर एक सीन के लिए वो कम से कम 5 शॉट्स की प्रिपरेशन करके रखते थे। तो वो जब हम आनंद साय के जो डायरेक्टर साहब हैं, उनसे जो नीचे वाली टीम होती थी, जब उनके साथ बैठते थे वो 10 एक्ट तैयार कराते थे एक सीन के लिए। डायरेक्टर साहब तक आते हुए 5 हो जाते थे, मगर जब वो अक्षय कुमार देखते थे उसको तो वो सिर्फ 2 फाइनल करते थे, 1 या 2। तो 10 से शुरू हुई चीज़ सिर्फ 2 पे आके एंड होती थी, जो भी फाइनल होते थे। फिर वो प्रैक्टिस सेशन शुरू होता था शॉट से पहले या थोड़ा सा और पहले, डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ द एक्ट। और फिर प्रैक्टिस के बाद उसे फाइनल शॉट दिया जाता था। उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनली उसे हैंडल करा और बहुत अच्छी तरह उन्होंने परफॉर्म करा। और हर एक सीक्वेंस में उन्होंने बहुत ही अपने प्रैक्टिस और अपनी डेडिकेशन के साथ उसे परफॉर्म किया, और एज अ म्यूजिशियन मैं कहूँगा उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर करा। फिर मूवी के बाद जब प्रमोशन की बारी आई तो वही मूवी कपिल शर्मा शो पे भी प्रमोट हुई। वो शो का फॉर्मेट एक कॉमेडी फॉर्मेट है, तो वहाँ पर जो उनकी जो प्रेजेंटेशन आई, जो उनकी अपीयरेंस हुई अक्षय कुमार की, वो कॉमेडी एंगल से हुई। जो उन्होंने एक्ट्स करे वो भी कॉमेडी थे। तो वहाँ पर एक स्पेशल एक्ट बनाया गया जिसमें कि कॉमिक सेंस थी। आपने देखा होगा जो रस्सी वाला एक्ट उन्होंने करा था, उनके हाथ बांधे थे ऑडियंस ने आके और वो एस्केप खोल लेते थे, फिर बन जाते थे हाथ। तो वो कॉमेडी एंगल उन्होंने बहुत अच्छा जोड़ा बीच में अपने एक्टिंग के स्किल्स के साथ। तो वो एक अच्छा सेशन रहा और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत यादगार था। महाराष्ट्र के अंदर एक जादूगरों की संस्था है, वैज्ञानिक जादूगरों की संस्था है, जो आमतौर पे तंत्र मंत्र, जादूगर, ओझा, इसी तरीके के जो टाइप की चीज़ें होती हैं उनका विरोध करते हैं। और तकरीबन इस तरीके का जादू जो जादू के नाम पे ठगी करते हैं या लोगों को बहकाते हैं या लोगों से को ख़ास किस्म का क्या कहना बेवकूफ़ सा बनाते हैं, उनको चैलेंज करते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, मतलब वो कहते हैं कि जादू एक वैज्ञानिक कला है। और जो भी आजकल कहीं देखने में आ रहा है, जगह जगह बसों पे, टॉयलेट पे, कई जगह पे बोर्ड लगे होते हैं, तांत्रिक जादू करवाइए, फलाना चू मंत्र करवाइए, ये मुड़करनी उतरवाइए, और इसी तरीके के कुछ एक गली छाप बाबा भी उभरने लगे हैं। जो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इनमें और आपके वाले जादू में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? देखिए, सारी बात शुरू एजुकेशन से होती है। मैं कहूँगा एजुकेशन किसी भी फील्ड में मास का, एक किसी भी देश की जनता का नॉलेजेबल होना और एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश के, वो माइक में चली जाती है, तो किसी भी देश की जो जनता है वहाँ पे
कि उनका नॉलेजेबल होना, उन लोगों का उसमें इलिटरेट होना, उनका किसी भी विषय में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ नॉलेज लैक करेगी, जहाँ वहाँ पे अंधविश्वास आएगा ही आएगा। तो बाकी मैं ये कहूँगा कि हर एक आर्ट के दो फॉर्म्स होते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, जैसे मैंने पहले भी बताया। अब मैजिक एक एंटरटेनमेंट आर्ट रही है और ये एक आर्ट है, हर चीज़ का एक लॉजिक है। अगर कोई चीज़ आज हवा में उड़ रही है, टेलीफोन अगर हवा में उड़ा सकूँगा मैं, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक प्रिपरेशन है। अगर या फिर एक इंजीनियरिंग है कि उसका एक सिस्टम बनाया गया कि ये फ़ोन हवा में उड़ाऊँगा, मगर वो एक तरीका है जिससे कि हवा में उड़ेगा, वो तरीका मैं क्रिएट करूँगा। वो है मेरी ब्रेन की, मेरी सोच, मेरी इन्वेंशन, मेरी डिस्कवरी, या फिर वो जो मेरा मैकेनिज़्म है। मगर अगर इसी को मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाऊं कि मैं वो 3-4 मंत्र बोले और ये उड़ने लग जाए, देखिए प्रेजेंटेशन वही है, सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का तरीका है। मैं आपको वो किस तरह हाथ हिलाते हैं और इलायची निकाल के देते हैं, जा तेरे बच्चे का रोग ठीक हो जाएगा। है सब कुछ वो स्लाइट ऑफ हैंड ही है। मैजिशियन भी क्या करता है, हाथ से ताश, कॉइन, सिक्के, चीज़ें निकालता है। अब उन्होंने लड्डू, इलायची, ये सब चीज़ें निकालनी शुरू करी। वो मैजिक का सहारा ज़रूर ले रहे हैं, मगर मैजिक नहीं है वो। आप उसे सचमुच का जादू या कोई आप इसे दैव्य शक्ति या सुपर नेचुरल पावर, ये नहीं है। ये इस चीज़ को मैजिक के साथ ना जोड़ा जाए, तो मैं जनता से ये अपील करूँगा कि आप इस मामले में थोड़ा नॉलेजेबल रहिए। क्योंकि अगर पीछे मेरा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मैं एक रिमोट सिटी में गया हुआ था, तो वहाँ पर ऐसे ही मेरा इनकाउंटर हुआ किसी से, जिन्होंने वहाँ पे जो लोग थे वो ये कहते थे कि हमारे यहाँ पर एक तांत्रिक आए, एक बाबा जी आए, तांत्रिक आए, तो उन्होंने हमारे घर में कहा कि आके आपके घर में भूत का साया है, तो आप कोई भी एक नींबू उठा के ले आइए अपने घर से। उन्होंने अपने घर से वो अंदर गए और वो घर में भी नहीं आया उन घर में गए, फ्रिज खोला और एक नींबू ला के उनको दिया। अब उनके सामने, उन्होंने नींबू बदला भी नहीं, उनके सामने वो नींबू को उन्होंने काटा और उसमें से खून निकला, चाकू से खून निकला। अच्छा। तो उनको देखा कि आपके घर में वो है, भूत प्रेत है, मैं इसे भगा दूंगा। तो अब वो लोग उनकी बातों में आ गए। मगर इसका लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। इस चीज़ के पीछे भी लॉजिक है, आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हो, कैसे किया उस जादूगर ने, उस तांत्रिक ने। उसका लॉजिक ये है, जो चाकू था उसका, जो वो तांत्रिक का अपना चाकू था, और उस एक हमारा आता है जैक फ्रूट आता है, कटहल, जो कटहल की सब्जी, तो उसका जो, अगर आप इतनी कटहल की सब्जी को थोड़ा सा निचोड़ेंगे तो उसमें इतना सा जूस, व्हाइट कलर का रस निकलता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। अच्छा। उसे अगर आप चाकू के ऊपर लेयर चढ़ा के उसे सुखा लें थोड़ा, तो आप चाकू को देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा इस पर लेयर है। तो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो उसमें सिट्रस है, लाल रंग का हो जाएगा। मैं आज ही करके देखूंगा, उसका लाल रंग का निकलेगा। जब आप नींबू काटेंगे तो वो लाल रंग, ऐसे लगेगा फूट रहा है अंदर से लाल। अच्छा। तो वो ये इसका लॉजिकल रीजन है। तो अब जनता मासूम जो है, अब जिसको रीजन पता है, देखिए हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न है। जिस चीज़ का रीज़न नहीं मिलेगा, मैं तो उसे ही सुपर नेचुरल मानूंगा। अभी तक मैंने जितने एड्स देखे हैं, जो भी लोगों ने क्लेम कराया कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम सुपर नेचुरल, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, मैंने तो हर चीज़ का लॉजिक निकाल लिया। अगर कोई बोले किस चीज़ का मैं लॉजिक नहीं निकाल पाऊंगा, मैं तो उसी को शक्ति मानूंगा। तो अभी तक ऐसा तो मेरा कोई एनकाउंटर हुआ नहीं। एक सवाल पर्सनल पूछना चाहूँगा। मैं अक्सर ऐसे स्टिकर पढ़ता हूँ कि वो प्रेमिका से शादी करवानी है तो हमारे पास आइए, हमारे पास एक जादू है, और तलाक नहीं मिल रही है तो हमारे पास आइए, बीवी काबू में नहीं आ रही है, ऐसा जादू तो मुझे भी बताइएगा, तो हमारे पास आइए के। तो ऐसे पे आप क्या कहते हैं, क्या कोई ऐसी दिव्य शक्ति किसी के पास है कि मनचाहा प्रेम हो जाएगा, मुकदमा जीत जाएगा, गर्भवती स्त्री को बच्चा हो जाएगा? आपने जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये परेशानी है लोगों की, इमोशंस है, दुख है। तो ये उसको कैश किया जा रहा है कि कोई भी जना परेशान है तो वो उस परेशानी से निकलने के लिए कुछ भी करेगा। 40,000 से 40 लाख तक की ठगी होती है लगभग एक साल में। मैं रोज अखबार में आप कोई भी चीज़ देखिए, ये दुख, जो लोगों का दुख है, जो इमोशंस हैं, वो बिकते हैं। लोगों को यही बचना है कि वो बेचने नहीं है अपने। आपका दुख आपका ही, देखिए ऐसे लोगों से जो देख रहे हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं? आप वो क्यों ना फंसे, किस तरीके से ना फंसे? देखिए, मैंने तो अभी तक अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा और देखा है कि आपकी परेशानी, आपकी अपनी परेशानी है, वो आपको ही सॉल्व करनी है। एक ठंडे माइंड से, एक संयम से, आपको ठंडे दिमाग से अपनी परेशानी का इलाज आपको खुद ही करना है, और सोल्यूशन वही होता है। सिर्फ ये है कि हम परेशानी में आगे हमें वो दिखता नहीं है, और हम ऐसी जगह जाओगे, कोई अंत नहीं है। आपसे पैसे लेंगे, अगर ये हो रहा होता तो वो जना, आप ध्यान दीजिएगा, जो जना ये ऑफ़र कर रहा होता है, अगर वो सचमुच ही ये कर सकता होता तो वो पैसे क्यों लेता? वो खुद ही अपनी शक्तियों से अमीर बन गया होता, या वो तो, उसको तो एक तरह से लोगों की सेवा करनी चाहिए, या उसको आराम से घर बैठना चाहिए, लोगों को उसके पास आना चाहिए, ना कि उसको अपना नंबर देखना चाहिए कि मेरे पास आओ जगह जगह। अगर वो कुछ सचमुच इतना शक्ति वाला होता तो वो अपना आराम, सारी दुनिया में ऐश आराम कर रहा होता।
मगर वो फिर भी आपसे पैसे मांगते हैं 200 रुपये 500 रुपये। आपको लगता है 200-500 का जमाना तो वो चला शुरू गया। करते हैं, शुरू इसी से करते हैं। जमाना है वो 40,000 से लेकर अभी ठगी पड़ी है। मैंने एक जेवर एक औरत बेच लाई अपने 50 लाख के 40 लाख के जेवर जी। वही बात है, इमोशंस को वो लोग कैश कर रहे हैं, बस यही है। इन चीज़ों को जितना हो सके आप अवॉइड करिए। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।